कंप्लीट कर लिए। इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ में आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम लोग शुरू करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसके पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। एक सेकंड के कैमरा थोड़ा ठीक कर, ठीक है, हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समझने से पहले हम लोग समझ लेंगे, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग जान लेंगे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद हम लोग युग्म के बारे में समझेंगे। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में यहाँ लिख दिए कि समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी ए बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए कोमा बी बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो 0 है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। मतलब इसका मतलब समझिए कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप यानी फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मतलब ये देखिए एक्स और वाई है क्या है, दो गोचर है, समझ रहे हैं ना। और ए और बी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा और इसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए कोमा बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो जा रहा है और बी के मान 0 हो जा रहा है तो कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का मान अगर 0 हो जा रहा है तो यहाँ एक्स के साथ 0 में गुना करिएगा तो ए भी 0 हो जाएगा, और बी के साथ अगर बी का मान 0 हो जा रहा है तो वाई के साथ बी में भी गुना करिएगा तो दोनों चर का मान तो 0 हो जाएगा। तो कहाँ से होगा? तो ये अचर संख्या हो जाएगा ना, तो ये समीकरण कहाँ बनेगा? इसलिए इसका कंडीशन है कि ए और बी कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए और बी के मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तब भी जाकर ये क्या होगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। यही दो चर वाला रैखिक समीकरण का यही फॉर्मूला है। ये 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, इसको फिर एक बार हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक। और इसमें हम लोग लिखे हैं, आगे पॉइंट भी लिखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत या अनंत हल होते हैं। अनंत हल होते हैं। आप लोग ग्राफ खींचे होंगे तो आप लोगों को पता होगा ना कि जब भी ग्राफ खींचते हैं उसमें बहुत सारे मान हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे में अगर इसके बारे में भी समझना है तो जैसे में चलिए हम समझा दे रहे हैं। जैसे में देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये तो कंफर्म हो गया ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये अभी इस पर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण इसमें युग्म पढ़ना है 10th क्लास में। 9th क्लास में हमको पढ़ना, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे। युग्म के मतलब का पेयर में आएगा, दो गो आएगा। समीकरण का मतलब कि एक। तो देखिए 9th क्लास वाला यहाँ पर हम लिख दिए कि समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी तथा सी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाए हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर में। बता दें वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है, प्राकृत और पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं से परिमेय और अपरिमेय संख्या बनता है। तो जाकर उसका वीडियो आप लोग देखेंगे। तो ये लिखे ना समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए कोमा बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि ए और बी के मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। इस फॉर्म में होगा तो दो चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण कहलाएगा। यहाँ तक कंफर्म हो गया। यहाँ बता भी दिए कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, अगर आप ए के बराबर 0 ले लीजिएगा, अगर थोड़ा देखिए दैट सपोज मान लीजिए ए बराबर 0 और बी बराबर हम 0 ले रहे हैं। देखिए तो 0 इंटू ए की जगह पर 0 इंटू एक्स, फिर बी की जगह पर 0 इंटू वाई प्लस सी। तो 0 में कोई संख्या से गुना करते तो 0 हो जाएगा ना, तो ये भी 0 हो गया। प्लस सी क्या खाली सी बचे ना, तो कहाँ से ये होगा, नहीं होगा ना। तो वही बोल रहा है कि ए और बी के मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग समझ लिए इसके बारे में तो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं हो तो क्या होगा, उस दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर ए और बी के मान 0 हो जाएगा तो दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो हम लोग समझ गए दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसी में कुछ पॉइंट है क्लास 9 की, दो चर वाला रैखिक समीकरण के अनंत या अनगिनत हल होते हैं। कैसे अनंत और अनगिनत हल होते हैं समझिए। जिसमें देखिए एक समीकरण ले 2x प्लस वाई बराबर 7 है, ठीक। इस पर हम बता रहे हैं अनंत हल कैसे होता है। देखिए तो इसको हमको इसका मान निकालना होगा, तो इसको हम उधर भेज देंगे, चर को एक तरफ कर लेंगे पहले। तो ये कितना 7 जैसे कि तैसे आई माइनस में, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में 2x हो गया। अब चलिए यहाँ से मान निकालिए, तो y बराबर कितना हो गया 7 माइनस 2x हो गया। तो अब जैसे मान के चलिए हम यहाँ x बराबर ले रहे हैं 1 पर, तो x बराबर 1 पर ले लिए तो y बराबर समीकरण यही ना 7 माइनस 2x, तो 2 और x की जगह पर कितना हम 1 लिए है ना, तो x की जगह पर 2 गुने 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, 2 में 1 से गुना करेंगे यही 2, तो देखिए 5। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि x के मान अगर 1 ले रहे हैं तो y के मान कितना आ गया 5 आ गया। फिर अगर आपको निकालना होगा तब मान लीजिए x बराबर हम 2 पर ले रहे हैं, तो समीकरण तो हमारा यही रहेगा ना, समीकरण y बराबर कितना 7 माइनस 2x है, 2x है तो फिर x के जगह पर कितना 2 ले लीजिए तो y के मान निकल जाएगा। तो y बराबर कितना 7 5 दूना के
सॉरी दो है ना, हम गलती 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना के 4 हो गया ना, तो फिर घटाइएगा तो कितना हो गया 3 हो गया। यानी x के मान 2 रखे तो y के मान कितना आ गया 3। तो यहाँ x के मान 2 रखने पर y के मान कितना आ गया 3। तो देखिए जो आप ऐसे ही, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा नीचे कर देना है कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर देना है, आप लोग को चाहिए दिखाई दे दे। हो गया ना। देखिए यहाँ पर वही किए ना, एक बार x के मान 1 रखें, समीकरण तो चेंज कर दिए, दिखाई दे रहा है ना, x बराबर एक बार 1 रखे तो x की जगह पर 1 रखे तो 2 गुने 1 तो 7 माइनस 2, तो y के मान कितना 5 आ गया। तो x के मान 1 रखे तो y के मान 5 आ गया। अब फिर x बराबर 2 रखे हैं तो 7 माइनस 2x है, तो x की जगह पर डायरेक्ट 2 रख दिए तो 2 दूना के 4 तो 7 माइनस 4, तो y के मान कितना आ गया 3 आ गया। मतलब इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि आप जितना चाहें उतना मान निकाल सकते हैं। मान के चलिए हम x बराबर 1 रखे हैं, y बराबर हम कितना रखे हैं, x बराबर 2 रखे हैं, तो ये मान आ गया। आप चाहेंगे तो x बराबर आप 3 रख सकते हैं, x बराबर 4। जैसे जैसे x है y की एक ठो किसी का मान रखते जाएंगे उसे उसे एक ठो के मान निकलते चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसका अनगिनत हल होता है, समझ रहे हैं ना। आप x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, अगर y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या होता है अनगिनत। अभी 2 को निकाल के दिखाए ना, x बराबर 1 रखे, x बराबर 2 रखे, तो x बराबर 1 रखे तो y का मान 5 आ गया, x बराबर 2 रखे तो y का मान 3 आ गया। ऐसा ही अगर आप चाहेंगे तो आपका समीकरण यही है ना कि 7 माइनस 2x, आप चाहेंगे तो x बराबर 3 रख लीजिए, तो 3 रखिएगा तो y बराबर कितना, y बराबर 7 माइनस और x की जगह पर कितना 3 रखे हैं ना, तो यहाँ x की जगह पर 3 रख दीजिए, तो y बराबर कितना 7 माइनस 3 दूना के 6, तो घटाइए 7 में से 6 गया तो 1, तो देखिए तो x के मान कितना 3 रखें तो y के मान कितना आ गया 1, तो देखिए तो कितना आ गया 1 2 3 को मान निकल गया कि नहीं। ऐसा ही आप फिर चाहेंगे तो x बराबर 4 रखेंगे तो y के मान आ जाएगा, x बराबर 5 रखेंगे तो फिर y के मान आ जाएगा। तो इसी को बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। आप लोग ग्राफ खींचे होंगे तो उसमें भी इसको यूज किए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, ये पॉइंट हम लोग समझ लिए, ये लास्ट वाला समझेंगे, ये लास्ट वाला हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये बोल रहा है x तथा y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। तो देखिए जैसे में x तथा, इसको मिटा दे रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे में देखिए ये जो पॉइंट लिखे हैं लास्ट वाला कि x तथा y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है वो क्या होता है समीकरण का हल कहलाता है। जैसे में देखिए एक समीकरण हम ले रहे हैं 2x प्लस वाई बराबर 7, इसी को ले रहे हैं। इसमें हम लोग कितना रखेंगे यहाँ 7 है, तो देखिए ये x और 2x की जगह पर फिर 2 रख दीजिए और y की जगह पर 3 रखिए, तो देखिए 2 दूना के 4 और 4 और 3 कितना 4 3 7, 7 बराबर 7 हो गया कि नहीं। तो यही बोल रहा है कि x का वह मान x तथा y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल। तो देखिए तो x और y दोनों के मान रख देने के बाद x के बराबर 2 रख देना, y के बराबर 3 रख देते, 7 बराबर 7 आ जा रहा है कि नहीं। आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 7 आपको लाना है, आप यहाँ रख दीजिए कितना x की जगह पर फिर 3 रख दीजिए और y की जगह पर 1 रख दीजिए। देखिए तो आप गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 1, देखिए तो 7 बराबर 7 आ गया कि नहीं। तो यही बोल रहा है कि x तथा y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। तो समीकरण x बराबर 3 रख दे रहे हैं, y बराबर 1 रख दे, समीकरण संतुष्ट कर जा रहा है ना, 7 बराबर 7 आ जा रहा है, तो इसी को समीकरण का हल कहते हैं। और अनगिनत वाला भी बता दिए कि x तथा y के मान रख के बारी बारी से x के मान रखिएगा तो y के मान निकल जाएगा, y के मान रखेंगे तो x के मान निकल जाएगा, तो उसका अनंत तक हल होगा, ठीक है ना। और समीकरण का हल क्या कहलाता है। तो अब हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाला रैखिक समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। तो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ए बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए यही था 9th क्लास के कुछ टॉपिक, हम लोग इतना समझ लिए। अब हम लोग आते हैं अपने, हम लोग आ रहे हैं अपने जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है ना, हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है, ठीक है ना। ये समीकरण 9th क्लास के था, जो भी बताएं ये सब 9th क्लास का पॉइंट है, ठीक है ना। आप लोग को रिवाइज कराने के लिए बता दिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्लास 10th में दो चर रैखिक समीकरण युग्म। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक, इसको मिटा रहे हैं। अब ग्राफ खींचने के लिए आप लोग को पता होगा ना, चलिए एक ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, ठीक। चलिए हम लोग आ रहे हैं अपने क्लास 10th के टॉपिक में, ठीक है ना। आप लोगों को तो पता होगा ना ग्राफ खींचने के लिए। चलिए हम लोग आ रहे हैं, यही जो हम लोग को पढ़ना है ना 10th क्लास का टॉपिक हमारा यही है, युग्म है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग देखिए यहाँ पर लिखेंगे
a1x b2y प्लस सी बराबर 0, फिर यहाँ हो जाएगा a2x, सॉरी b1 ही होगा, b2y प्लस सी बराबर 0। समझ रहे हैं ना, ये C1 C2 हो जाएगा, ठीक, C1 C2 हो जाएगा, ठीक है ना, C1 C2। तो देखिए a1x b1y C1 बराबर 0, a2x b2y C2 बराबर 0। मतलब उसमें क्या था, समीकरण था, तो उसमें एक ठो आ रहा है, इसमें युग्म बोल रहे थे। युग्म मतलब क्या होता है, पेयर होता है, यानी जोड़ा होता है। तो देखिए, तो इसमें 2 आएगा। हम लोग को 10th क्लास में इसी के बारे में पढ़ना है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस C1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। इसको आप लोग याद रखेंगे, यही हम लोग को पढ़ना है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, और इसमें भी आपका कंडीशन होता है, इसमें भी कंडीशन होगा कि a, b बराबर नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना, इसमें भी कंडीशन हो जाएगा a1 और b1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a2, b2 नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी a1 और a1 a2 अगर 0 हो जाएगा तो ये भी समीकरण नहीं कहलाएगा, b1 और b2 0 हो जाएगा तो ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसको भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 0 यहाँ रख दीजिएगा तो चर 0 हो जाएगा, तो कहाँ से होगा, नहीं होगा ना, इसलिए इसको भी 0 नहीं बोल सकते। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि a1 a2 और b1 b2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको, आगे हम लोग आगे के चैप्टर में इसमें नहीं पढ़ना है, आगे के चैप्टर में इसका हम लोग अनुपात लगा के पढ़ेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2, उसका कुछ नियम है। चलिए, लेकिन अभी जितना देखना है हम लोग इस पर देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम हेडिंग डाल देना, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के हलों की संख्या। देखिए यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों, समीकरण युग्म के हलों की संख्या, समीकरण युग्म के हलों की संख्या। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का फॉर्म कैसा होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो चलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या, तो इसका जानेंगे क्या क्या हल होता है। तो लिखेंगे 1 नंबर में, यहीं से लिखते चलिए, 1 नंबर में लिखिएगा अनेक हल। क्या होता है बता रहे हैं, इसमें खाली लिखते चलिए ना, अनेक हल 1 नंबर में हो सकता है, 2 नंबर में हो सकता है कोई हल नहीं हो सकता है, कोई हल नहीं हो सकता है। 3 नंबर में, इसका 3 नंबर लिखिएगा, 3 नंबर में लिखिएगा अद्वितीय हल या एक हल हो सकता है, अद्वितीय हल या एक हल हो सकता है, चलिए अब हम लोग जानेंगे ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कि कब अनेक हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा, कब अद्वितीय हल होगा, एक हल हो सकता है, किस रूप में रहेगा तो अनेक हल होगा, किस रूप में रहेगा तो कोई हल नहीं हो सकता है, और किस रूप में रहेगा तो अद्वितीय हल या एक हल हो सकता है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, इसको ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इसका नियम दिया है, ठीक है ना। जैसे में देखिए दिखाई दे रहा है ना, जैसे में देखिए जो ग्राफ आप लोगों को तो पता है ना, ग्राफ ऐसा ही खींचते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देना चाहिए। 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा कैमरा को ऊपर कर दिया होगा, ठीक है ना, इसको चाहिए, ठीक है, थोड़ा ग्राफ छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, खाली समझाना है आप लोग को। x
वाई डैश, वाई डैश दिखाई दे रहा है ना ग्राफ। अब चलिए अब दूसरा एक ले ले रहे हैं ग्राफ, क्योंकि समझिएगा बढ़िया से, नहीं समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा। दिखाई दे रहा है? ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। चलिए तीसरा हम लोग ले रहे हैं एक ठो, यहां पर भी ग्राफ ले रहे हैं, ठीक। इसका भी नाम एक्स, इधर एक्स डैश, इधर वाई, इधर वाई डैश। तीनों हम लोग समझ गए। इसको थोड़ा फिर से घिन दे रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा छोटा बड़ा हो जा रहा है। इसको देखिए, खाली समझ लेते हैं, आगे बढ़िया से डिटेल इसका फिर पढ़ेंगे। एक्स वाई वाई डैश। अब तीनों देखिए, तीनों ग्राफ हम घिस दिए, तीनों दिखाई दे रहा है ना। इसी पर हम लोग समझेंगे इसको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के हलों की संख्या कितनी होती है। देखिए ग्राफ हल करने के लिए दो विधि होता है, एक तो ग्राफीय विधि होता है, एक तो बीजगणितीय विधि होता है। तो बीजगणितीय विधि में बहुत 5 तरह के विधि होता है, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बृहज्गुणन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ गए ना। तो वो हम लोग को नहीं देखना, अभी हम लोग देखेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में कब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के हलों की संख्या क्या होता है, 3 प्रकार। कौन कौन? अनेक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं हो सकता है, और अद्वितीय हल या एक हल। तो चलिए इसको ग्राफ देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं। तो देखिए जब भी ग्राफ एक दूसरे से होकर, जब भी ग्राफ एक दूसरे से होकर जाएगा, इस स्थिति में ग्राफ जब एक दूसरे रेखा के ऊपर से, एक रेखा के ऊपर से जब भी गुजरेगा, तो इस स्थिति में आपका क्या होगा? संपाती भी इसको बोल सकते हैं, संपाती, संपाती, संपाती या अनेक हल में इसको संपाती या अनेक हल हो सकता है, अनेक हल हो सकता है, अनेक हल हो सकता है, अनेक हल हो सकता है। देखिए छोटा पड़ जाता है ना, यही दिक्कत हो जाता है। देखिए जब भी ग्राफ एक रेखा के दूसरे के ऊपर से होकर क्रॉस करेगा, तो इस स्थिति में जब ग्राफ रहेगा एक रेखा एक दूसरे की रेखा के ऊपर क्रॉस करेगा, तो ये इसी में इसका क्या हो जाएगा? आपका अनेक हल होगा। क्या होगा? पहला है ना अनेक हल, तो अनेक हल, तो इसको अनेक हल या संपाती भी बोल सकते हैं, संपाती, ठीक है। तो अब तो हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब अनेक हल कब होगा, था एक रेखा जब एक ग्राफ एक रेखा एक दूसरे रेखा के ऊपर से क्रॉस करेगा, तब क्या होगा? अनेक हल होगा या संपाती, इसको संपाती भी बोलते हैं, संपाती में होगा, ठीक है ना, संपाती में होगा। मतलब एक रेखा एक दूसरे रेखा से होकर गुजरती है, और हर एक बिंदु पर क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए इस एक्स अक्ष रेखा पर भी गुजर रही है और वाई अक्ष के जो रेखा है उस पर भी गुजर रही है। तो जब इस स्थिति में दोनों रेखा से होकर गुजरेगी, तो इसी स्थिति में क्या होगा? आपका अनेक हल होगा या संपाती होगा। तो पहला हम लोग समझ गए। दूसरा चलिए हम लोग समझते हैं। दूसरा क्या है? कोई हल नहीं हो सकता है। तो कोई हल नहीं हो सकता, तो कोई हल होने के लिए इसका ग्राफ कैसे जाएगा? इसका ग्राफ कैसे जाएगा? देखिए तो ये ग्राफ देखिए तो समांतर रेखा होकर जा रहा है ना। जब दो समांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेद करेगी, जब दो समांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेद करेगी, एक रेखा एक दूसरे रेखा के ऊपर जब समांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेद करेगी, समांतर रेखा के रूप में होगी, तो कोई हल नहीं होगा। जब ग्राफ समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? जब ग्राफ समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा। ये क्या है? समांतर। क्या है? समांतर होगी। जब ग्राफ समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। देख रहे हैं ना? जब ग्राफ समांतर रेखा के रूप में होगी, जब ग्राफ जब समांतर काटेगी एक दूसरे की रेखा को, तो समांतर रेखा में क्या होगा? उस समय कोई हल नहीं होगा। तो अब देखिए हम दो चीज समझ गए हम लोग
यहाँ से 3 प्रकार के इसका हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हलों की संख्या 3 ठो देखे थे ना, अनेक हल और कोई हल नहीं था। अनेक हल कब होगा, तो अनेक हल जब रेखा एक दूसरे के ऊपर जाकर प्रतिच्छेद करेगी, एक्स पर और वाई पर दोनों पर प्रतिच्छेद करेगी, तो उस स्थिति में ग्राफ में क्या हो जाएगा, अनेक हल हो गया या संपाती होगा। कोई हल नहीं हो सकता है। तो कोई हल कब नहीं हो सकता है, जब ग्राफ एक दूसरे को समांतर रेखा पर काटेगी, समांतर रेखा पर प्रतिच्छेद करेगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, कोई हल नहीं हो सकता है। अब लास्ट में हम लोग को बचा है अद्वितीय हल या एक हल। तो अद्वितीय हल और एक हल कब हो सकता है, तो इसका जो ग्राफ होगा आप लोग का, इसका जो ग्राफ होगा, देखिए इसका ग्राफ जो होगा, इसे करके इसका जो ग्राफ होगा ऐसे करके, लोग ये थोड़ा गलती हो रहा है, इसे करके, ठीक है ना। इसका जो ग्राफ होगा ऐसे होगा, मतलब देखिए ये एक रेखा पर प्रतिच्छेद करेगा। यहाँ देखिए एक रेखा पर एक अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, तो जब ऐसा ग्राफ जब एक रेखा पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या एक हल हो सकता है। इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, मतलब देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस स्थिति में जो आपका 3 नंबर होगा यही होगा, अद्वितीय हल बोल सकते हैं, अद्वितीय हल या अनेक हल बोल सकते हैं, अद्वितीय हल या एक हल बोल सकते हैं, अद्वितीय हल या एक हल बोल सकते हैं। एक हल होता है। तो आप लोग को देखिए 3 चीज बताएं हम, 3 चीज बताएं आप लोग को कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या 3 प्रकार के होता है। तो 3 प्रकार में हम लोग बताए थे, पहले में अनेक हल, कोई हल नहीं हो सकता है, अद्वितीय हल या एक हल। तो अनेक हल कब होगा, जब ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ एक दूसरे रेखा के ऊपर जाकर प्रतिच्छेद करेगा, दोनों रेखाओं पर प्रतिच्छेद करेगा, एक अक्ष पर और वाई अक्ष पर भी प्रतिच्छेद करेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, अनेक हल होगा या संपाती होगा। तो 1 नंबर हम लोग समझ गए, अनेक हल कब होगा, तो ग्राफ एक दूसरे रेखा के ऊपर एक्स पर और वाई पर दोनों अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा, तो अनेक हल होगा। दूसरा हम लोग देखें कोई हल नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या होगा, जब ग्राफ समांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेद करेगा, समांतर रेखा के रूप में, देखिए समांतर है ना, इस पर भी आ रहा है, समांतर रेखा के रूप में प्रतिच्छेद करेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और तीसरा हम लोग बोले अद्वितीय हल एक हल। तो तीसरा अद्वितीय हल एक हल क्या होगा, जब ग्राफ एक दूसरे को एक अक्ष पर है, मतलब एक बिंदु पर कहीं प्रतिच्छेद करेगा। देखिए देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, दोनों ओर से काट रहा है कि नहीं, इधर से भी काट रहा है, इधर से, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो अद्वितीय हल या एक हल हो सकता है। तो आप लोग को यही कुछ नियम थे, ग्राफ देखकर अनेक हल कब होगा, कोई हल नहीं हो सकता है, अद्वितीय हल है, एक हल है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ऐसे फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका अनुपात निकाल करके A1/A2 B1/B2 तब काटेंगे, देखेंगे क्या, तो उसको आगे पढ़ना है। लेकिन अभी आप लोग को इतना अभी आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग, हमारे ख्याल से लग रहा है आप लोग इतना समझ गए होंगे कि अनेक हल कब होगा, कोई हल नहीं हो सकता है, और अद्वितीय हल है या एक हल है। तो अनेक हल के लिए क्या होगा, ग्राफ एक दूसरे के होकर हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो इसका रूप ही है, तो अनेक हल होगा। कोई हल नहीं हो सकता है, तो ग्राफ क्या होगा, समांतर रेखाओं में प्रतिच्छेद करेगा, तो कोई हल नहीं हो सकता है। और अद्वितीय हल है एक हल, तो एक हल के लिए क्या होता है, ग्राफ एक दूसरे के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, देखिए यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अद्वितीय हल या एक हल हो सकता है। ठीक, तो चलिए आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही है हम लोग को। आगे के वीडियो में अब हम लोग का एक्सरसाइज है ना, तो कल से हम लोग एक्सरसाइज अपना चालू करेंगे, ठीक है ना। आज के वीडियो इतना ही रहने देना है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि अनेक हल के लिए ग्राफ कैसा होगा, कोई हल के लिए कैसा होगा, और अद्वितीय हल एक हल के। तो कभी भी याद रखेंगे, अनेक हल के लिए ग्राफ एक दूसरे के एक बिंदु पर एक ग्राफ एक दूसरे को हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, हर एक बिंदु मतलब एक्स पर भी वाई पर, तो अनेक हल या संपाती भी बोल सकते हैं। अब कोई हल नहीं हो सकता, तो ग्राफ क्या होगा, समांतर रेखा से गुजरेगी, तो कोई हल नहीं हो सकता है। और एक हल या अद्वितीय हल था, एक हल अद्वितीय हल क्या होगा, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा कहीं, तो उस समय क्या होगा, अद्वितीय हल या एक हल हो सकता है। तो हम लोग 10th क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने के लिए विधि यही है, अनेक हल, अद्वितीय हल, अनेक हल या कोई हल नहीं, या अद्वितीय हल या एक हल। ये तीनों विधि को, तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा। ये नीचे जो हम लिखे हैं ना, यहाँ पर जो लिखे हैं, ये हमारा लिखा हुआ है अद्वितीय हल या एक हल हो सकता है। जो 3 नंबर में लिखा वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो 2 नंबर में लिखा हुआ कोई हल नहीं हो सकता, वो 2 नंबर के सामने लिखा है। 3 को ग्राफ लिए, तीनों में आप लोग को बता दिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।